हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे सजेशन मांगा था कि अब आप नेक्स्ट कौन से वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। हमने कुछ 6 ऑप्शन दे रखे थे कि आप उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे आप बता सकते हैं। तो आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट किया और बताया कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और इसके बाद आप कौन से टॉपिक चाहते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन होगा, फिर भी इस कंक्लूजन पे मैंने पहुंचा है कि इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों में से 90% एबव लोगों ने यही डिमांड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए। उसके बाद पॉलिनोमियल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एसिड एंड बेसेज का। तो किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को मैं नहीं कवर करूँगा। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो रही है तो विद इन 2 डेज आपके पॉलिनोमियल और एसिड बेस एंड साल्ट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अपने सुझाव हमें देते रहिए, अपनी डिमांड्स हमें बताते रहिए। हम अपना मतलब पूरा एफर्ट लगा देंगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपको बस करना क्या है, आपको पढ़ना है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उसको दूंगा आपके लिए, ठीक है। आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है, आपको इससे पढ़ना है, आपको इसको ग्रो करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइब जैसे बढ़ रहा है वैसे मैं मोटिवेट ज़्यादा हो रहा हूँ। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल टनल हंट क्लासेज में मैं अरुण तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो, क्योंकि अगर मैं वीडियो ऑन करके अगर क्वेश्चंस लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखता हूँ और क्वेश्चन पहले ही मैं लिख लेता हूँ और फिर जब इरेज करता हूँ तो फिर पॉज करके मैं फिर क्वेश्चन लिख लेता हूँ और ऑन करके आपको सलूशन देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर का एक सर्किट में फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है गैल्वेनोमीटर का। तो जैसे कि हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आंसर क्या होगा, द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो कर रही है कि नहीं उसको बताने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। एमीटर किस लिए यूज होता है, साइमल्टेनियसली 1-2 क्वेश्चन और रख लेते हैं। एमीटर किस लिए यूज होता है, तो अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर की यूज होता है तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें था। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करेंट। एसआई यूनिट ऑफ करेंट का नाम बताइए और उसका डिफिनीशन दीजिए। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करेंट। एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, डिनोटेड बाय AR/AM/P। और इसका डिफिनीशन क्या होगा, एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। करंट एक्चुअली क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। बस कंडीशन क्या है, एट रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर का अगर यूनिट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इक्वल टू करेंट यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होता है, यूनिट कूलम्ब C, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड, तो 1 एम्पियर जो होता है वो कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलम्ब पर सेकेंड जब चार्ज फ्लो होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं
एम्पियर। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, वाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। कह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि हीटर में, गीजर में, इन सभी में जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब में जो हीटिंग एलिमेंट्स होता है वो एलॉय का बना होता है, क्यों नहीं एक प्योर मेटल का बना होता है। ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलॉय से ही क्यों बना होता है। तो उसका आंसर क्या होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो एक तरह के बेस्ट एक रजिस्टर कह सकते हैं आप कि इसके जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उनकी कैपेसिटी एक तरह से ज़्यादा होती है हीट को झेलने की। तो इसलिए हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स एलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि अगर एलॉय जो होता है एक्चुअली क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय। तो किसी एक मेटल्स के इंडिविजुअल जो रेजिस्टिविटी होगी उससे कहीं ज़्यादा एलॉय की होती है। जब दो मेटल्स को मिला या दो से ज़्यादा किसी भी मेटल्स को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं, और जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज़्यादा होती है, यानी जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट को झेल पाएगा। इसीलिए हम लोग हीटिंग अप्लायंसेज में एलॉय को यूज़ करते हैं रेदर देन अ मेटल। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। आर ए बाई एल। आर का यूनिट क्या होता है, ओम। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर से इसका स्क्वायर कट गया तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बचा, ओम मीटर। ओम मीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देन इट इज ओम मीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, with the help of a suitable circuit diagram prove that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances। ओहो, जब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं उसको बाद में बताएंगे, पहले हम ये बताते हैं कि जब हम लेक्चर्स देख रहे थे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, तो जो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रूव किए थे 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3 डैश डैश। ये जो हम लोग प्रूफ किए थे ना वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप उस लेक्चर में जाकर फिर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में, आप जब ढूंढेंगे तो आप इसकी वीडियो पाएंगे। अगर आप पहले देख चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं तो बेटर है, तो आप वहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच। करेक्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट में 12 ओम ईच के 2 रजिस्टर्स हैं, आर ज्वाइंड इन पैरेलल, और वो दोनों क्या है, पैरेलली ज्वाइंड हैं। सोल्यूशन गिवन सबसे पहले लिखना है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 रजिस्टर है, तो मान लीजिए एक R1 है और दूसरा R2 है। ईच आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू 6 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 6 वोल्ट का। फाइंड द करेंट, करंट पूछ रहा है, ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें I निकालना है, R1 R2 और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो R1 R2 जो है वो पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे रख दिया 1/R1 1/12, फिर 1/R1 1/12, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/6, तो R इक्वल्स टू 6 ओम। और अब हमें निकालना है I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R।
ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। अब V की वैल्यू हमें दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई 1 और इसकी यूनिट क्या होगी एम्पियर, क्योंकि करंट रन कर रहे हैं तो 1 एम्पियर जो होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें अभी 6 क्वेश्चन देख चुके हैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं और फिर इसको हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्किट गिवन है और उसमें दिया है कि एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 ओम का। तो पूछ क्या कह रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी हमें पूछ क्या रहा है RS, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में तो सीरीज लिखा है इसलिए यस लिख दिया मैंने, RS पूछ रहा है। द करेंट थ्रू द सर्किट I पूछ रहा है, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V पूछ रहा है, अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, ये लैंप है यानी इसके अक्रॉस पूछ रहा है, लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टर यानी इसके अक्रॉस, एंड पावर ऑफ द लैंप, पावर ऑफ द लैंप भी पूछ रहा है, ये सभी चीजें पूछ रहा है, ठीक है, पावर ऑफ द लैंप। तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो 4 है, कंडक्टर का 4 है और बल्ब का 20 है, और जब दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, यानी 4 प्लस 20 यानी 24 ओम हो जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, पहला हो गया। दूसरा करंट पूछ रहा है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और R की वैल्यू कितनी है 24, तो ये कट जाएगा 1 से, ये 5 से, 1/4, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ तक तो सिंपल था। उसके बाद पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप क्या होगा, V लैंप इक्वल्स टू क्या होगा I R, I की वैल्यू कितनी आई है 0.25, और लैंप के लिए R कितना है 20, लैंप के लिए R कितना है 20, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.0 वोल्ट, तो ये V अक्रॉस लैंप हो गया। फिर उसी तरह से पूछ रहा है V अक्रॉस कंडक्टर, V अक्रॉस कंडक्टर यानी I और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो I की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 1/4 यानी 0.25 है, और कंडक्टर कितना है 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ कि V लैंप जो है 5 है और V जो कंडक्टर है वो 1 है, दोनों मिलकर कितना हो रहे हैं 6 वोल्टेज, और उतना ही हमारे सर्किट का है। वो हमेशा क्या होगा सीरीज में जब रहेगा तो दोनों का सम ही क्या होता है टोटल के बराबर होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। तो अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों का सम जो है वो टोटल के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। इसमें कह रहा है कि सर्किट देखिए और करंट फाइंड आउट करिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर। तो पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे और तीनों क्या है सीरीज में, तो R कितना हो जाएगा R 5 + 10 + 15 यानी 30 ओम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। फिर जब I निकालना है तो I इक्वल्स टू V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट, R की वैल्यू 30, दोनों कैंसिल हो गए तो I की वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर। ओके, अब V अक्रॉस 15 ओम, V अक्रॉस 15 ओम क्या होगा V इक्वल्स टू I R, और I की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। क्यों, अब वो 5 एम्पियर के थ्रू जा रहा हो या 10 एम्पियर के थ्रू या 15 एम्पियर के थ्रू, हम जानते हैं कि सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है, तो I की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी 1 और R की वैल्यू इसके लिए क्या है 15, तो 1 × 15 यानी 15 वोल्ट।
ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 1 × 10 यानी 10 और इसके क्रॉस 5, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 30 वोल्ट और वही आ रहा है। अभी यहाँ पे भी हमने बोला कि टोटल जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो इनके इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया जो एक तरह का न्यूमेरिकल ही था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन करना है। तो ये नया टर्म नहीं है, जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे लेक्चर इसका इस चैप्टर का, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हमने इसको डिराइव भी किया था H = I²R T को। यही हमने बताया था उस टाइम कि इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप फिर इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट R = R1 + R2 + R3। यानी सिंपल है, ये भी वहीं पे है सीरीज कम्बिनेशन में। जब हम रेजिस्टेंस को देखे तो इसका प्रूव किए थे वहाँ पे, तो लेक्चर में आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। 11th, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। मैं क्या काम करता हूँ ना, जो एक क्वेश्चन है और एक और आया था 1/R = 1/R1, 1/R2 और 1/R3 प्रूव करने को, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार देख लेंगे तो इन दोनों का प्रूफ आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इस नेटवर्क का। तो हमें पहले देखना है कि इसमें सीरीज में कौन है और कौन पैरेलल में। तो ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल का सोल्यूशन अगर निकालें तो 1/20 1/20 यानी 2/20 यानी 1/10। तो उल्टा कर देंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो 10 ओम हो गया, और ये 10 और ये 10 दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 10 यानी 20 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। कह रहा है कि 9 ओम के 3 रजिस्टेंस हैं, उनको आप कैसे ऐड करेंगे कि उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 13.5 ओम आए और या फिर 6 ओम आए। तो अब आपको बताना है कि किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। तो एक पहला जो केस बनता है कि तीनों को अगर पैरेलल में करें तो 1/9 1/9 1/9 होगा, तो 1/9 1/9 1/9, तो 3/9 यानी 1/3 यानी टोटल जो आएगा वो 3 आएगा। तो ये केस नहीं बन रहा है। अब क्या करें, तीनों को सीरीज में करते हैं अगर तो भी 9 9 9, तीनों को भी अगर सीरीज में भी करें तो क्या आएगा 9 9 9 आएगा। तो अभी क्या हो जाएगा 9 9 9 27 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पे जाना भाई, हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं होना है। तो अगर हम क्या करें कि 2 को सीरीज में कर दें और एक को इनके पैरेलल कर दें, एक तरीका ये हो सकता है। या फिर 2 को पैरेलल में करके और इनका एक सीरीज में कर दें। तो जो 4 पॉसिबिलिटी हुई, एक कि तीनों को पैरेलल करना, दूसरा तीनों को सीरीज में करना, तीसरा 2 को सीरीज में करके एक को पैरेलल करना, और चौथा 2 को पैरेलल में करके एक को सीरीज में करना। अब इन दोनों को हम लोग चेक करें कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 9 9 यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 9 9 9 सभी हैं, तो ये 9 9 मिलकर 18 हो जाएगा और ये 9, तो 1/18 + 1/9। अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 + 2 3/18, तो 1 से ये कट गया 6 बार में। तो 1/R = 1/6 यानी R = 6 ओम। तो ये हमारा सेकेंड वाले का फिगर हो जाएगा। और इसमें अगर 9 9 है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/9 + 1/9 यानी 2/9 यानी R = 9/R = क्या हो जाएगा 9/2 और R = 9/2 यानी 4.5, और ये 4.5 में जब 9 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13.5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से जाना, मतलब जो पॉसिबिलिटी है उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 2 लैंप्स रेटेड 100 वाट
20 volt and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by two bulbs from the line if voltage is 220 volt. कह रहा है कि दो लैंप जो हैं दोनों का रेटिंग दिया हुआ है, एक का रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे का रेटिंग है 60 वाट और 220 वोल्टेज। दोनों को इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से कनेक्ट किया गया है और उसमें जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज का है। तो करंट बताना है कि टोटल करंट कितना सर्किट से ड्रान होगा। तो पहला पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो R इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो अगर हम R निकालें 100 वाट के लिए, 100 वाट के लिए अगर R फाइंड आउट कर रहे हैं तो V स्क्वायर यानी 220 ही है और P कितना है इसमें 100 है। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 484 00 बाई 100, 100 से 100 कट गया 484 ओम। आर यहाँ पे कितना आएगा 484 ओम से आ जाएगा। दूसरा अगर आर हम लोग 60 वाट के लिए निकालें तो यहाँ पे भी वही होगा 220 का स्क्वायर बाई 60। इसको भी अगर सॉल्व करें या फिर रहने दीजिए, अभी सॉल्व नहीं करते क्योंकि फाइनल आंसर जब आएगा वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब करंट निकालना है, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू V बाई R। तो अगर हम I निकाल रहे हैं 100 वाट वाले बल्ब के लिए तो I 100 वाट इक्वल्स टू V कितना है 220 है और 100 वाट के लिए R कितना है, R कितना है, R ये रहा कितना 484। तो 22 से 484 कटेगा, 22 बार में एक जीरो बचा यानी 10 बाई 22। ओके, फिर अगर हम लोग निकालें I 60 वाट के लिए, I 60 वाट इक्वल्स टू V बाई R, यानी R जो है वो 60 वाट वाला यूज होना है यहाँ पे। ठीक है, तो V कितना है 220 है और R कितना है यहाँ पे 220 का स्क्वायर बाई 60। तो 220 से 220 का स्क्वायर कट गया और ये 60 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 60 बाई 220, 0 से 0 कट गया यानी 6 बाई 22। तो ये दोनों का इंडिविजुअल करंट निकल गया। अब टोटल करंट I इक्वल्स टू I 100 वाट वाला लैंप का और I 60 वाट वाले लैंप का, दोनों का I ऐड कर दें 10 बाई 22 एंड 6 बाई 22। तो कितना हो जाएगा 16 बाई 22। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से हो जाएगा 8 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में। इसको अगर और डिवाइड करें आगे तो 0.772 ऐसे आएगा और I की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.73 ओम। यहाँ पे हम लोग 0.72 या 73 ओम लिखकर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हम फिर से सोल्यूशन देंगे। चलिए आप इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। कह रहा है कि उन फैक्टर्स को बताइए जिन पे रेजिस्टेंस एक वायर का डिपेंड करता है, यानी आर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आर जो है वो लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसको डिटेल में आप वहाँ से उस वीडियो से देख लेंगे जहाँ पे हमने इसको देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि ग्लास होता है वो बैड कंडक्टर होता है। क्यों, रीजन बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन ग्लास में ऐसा कोई भी अवेलेबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो ये उसका रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेज। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को भी देखा है कि एलॉय को हीटिंग डिवाइसेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से। यू हैव एन एमीटर 0.1 एम्पियर, अ वोल्ट मीटर 0 to 3 वोल्ट,
a resistor of 20 ohm, a key, a rheostat, a battery of 3 volt and 7 connecting wires. Draw the circuit diagram. तो इन सबसे मिलाकर आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले तो नीचे बैटरी हो जाएगी, थ्री वोल्ट की बैटरी हो गई। ओके, फिर एक की लगनी है, तो यहाँ पे एक की भी लगा देते हैं हम, की लग गई। ठीक, फिर एमीटर लगना है, तो एमीटर सीरीज में ही होता है, तो सीरीज में हमें यहाँ पे एमीटर लगा दे रहे हैं, एमीटर 0 to 1 एम्पियर का। ठीक, फिर क्या दिया है कि ये हो गया हमारा एमीटर हो गया, की हो गया, बैटरी हो गया। अब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जानते हैं कि हमेशा कहाँ पे होता है, पैरेलल होता है, तो हम यहाँ पे पैरेलल वोल्टमीटर को अरेंज कर दे रहे हैं। कितने का है, 0 to 3 वोल्ट का। ठीक, और एक रजिस्टर है 20 ओम का, तो यहीं पे हम रजिस्टर भी लगा दे रहे हैं 20 ओम का, तो रजिस्टर भी हो गया, वोल्टमीटर भी होगा। अब क्या बचा, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, तो वो एक क्या होता है, रियोस्टेट होता है। अब इसको हम लोग यहाँ से लाकर ऐसे एरो स्पेस ड्रा कर देंगे तो एक रियोस्टेट भी हो जाएगा। तो एक सर्किट बन गई। इसमें वायर कितने वो यूज हो रहे हैं ये भी देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पे यूज हो रहा है वायर, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, फिर एक यहाँ पे यूज हो रहा है 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6 और एक ये 7 वायर यूज हो रहे हैं, और 7 वायर इसमें दिया भी था। तो ये एक उसका सर्किट डायग्राम हो गया और इसी को हमें ड्रा करना था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर व्हेन की इज क्लोज्ड एंड ओपन। जब की क्लोज है तब क्या रीडिंग होगी, और जब की ओपन है तब क्या रीडिंग होगी। 3 रजिस्टेंस है यहाँ पे, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल रजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तीनों सीरीज में है, तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तीनों को सॉल्व करेंगे, 12/20 प्लस 5 25 ओम, टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया 25। अब रीडिंग पूछ रहा है वोल्ट मीटर में और एमीटर में, यानी भी पूछ रहा है और आई पूछ रहा है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, और एमीटर करंट को मेजर कर रहा है, तो इन्हीं को पूछ रहा है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू V/R, और V की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 वोल्टेज, R की वैल्यू कितनी है 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से 2 टाइम्स में 10, 4 टाइम्स में, तो 0.424 एम्पियर। फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, IR होगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके पूछ रहा है, एक्रॉस, वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। क्यों 12 ओम का रजिस्टर लेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर उसी के थ्रू तो जुड़ा हुआ है 12 ओम के लिए ही। तो जो हमें V निकालना है वो एक्रॉस 12 ओम निकालना है। तो I कितना है, तो 6/25 है, और R कितना है यहाँ पे 12 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी V की वैल्यू कितनी आ रही है 2.88 वोल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग, और ये हो जाएगा हमारा एमीटर का रीडिंग। तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग थी। इसको पॉज करके आप लिखिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को लिख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चंस के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो आइए इनको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, डिराइव इट्स एसआई यूनिट। रेजिस्टिविटी क्या है, उसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं, और उसका एसआई यूनिट डिराइव करिए। अभी जो हमने डिराइव किया था ओम मीटर, उसी को डिराइव करें। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन भी वहाँ पे वीडियो में पढ़ा हुआ है लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट द एमीटर रीड्स 100 मिली एम्पियर। जो एमीटर रीड कर रहा है वो 100 मिली एम्पियर रीड कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर लेंथ जो वायर का है उसको डबल कर दिया जाए, हाउ विल द करेंट इन द सर्किट चेंज। और हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है RA/L, यानी रो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के।
तो जब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ को जब डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जब हाफ हो जाएगी तो करंट जो होगा वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी वहाँ पे हो जाएगी I = 50 मिली एम्पियर। जैसे ही लेंथ को हम डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन फार्मूला वही रहना है जो आप पढ़े हैं। पावर का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का, हीटिंग इफेक्ट का, करंट का, इन्हीं सब का। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल कास्ट ऑफ रनिंग द डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के मंथ में, यानी सितंबर कितने दिन का होता है, 30 डेज का। इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 600, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, और इसका रेट कितना है, 6 रुपीज। पहला, इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 1000 वाट, यानी पावर इसमें कितने का है, 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब कितना हुआ, 1 किलोवाट। एंड रन फॉर टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, और जब मंथ दिया हो तो उसको हम लोग n लिख सकते हैं। एनर्जी = पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज। अब पावर कितना है यहाँ पे 1, आर कितना है 5, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। तो यहाँ पे कितना वैल्यू इसका हो जाएगा, सॉल्व करने पे 35 जा 150 किलोवाट आर, यानी 150 यूनिट भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में रेफ्रिजरेटर ऑफ 400 वाट, पावर = 400 वाट, इसको भी किलो वाट में चेंज कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट। आर कितने दिए, कितने टाइम चल रहा है ये, कितने टाइम तक, 10 घंटे डेली, 10 आवर, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे भी कितने हैं 30। तो यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम्ड = हो जाएगा पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज। तो पावर कितना है 0.4, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10, और मंथ कितना है 30। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये 120 किलोवाट आवर, यानी 120 यूनिट। ये हमारा हो गया हीटर का टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, और दूसरा रेफ्रिजरेटर का टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको E1 बना ले, इसको E2, तो E1 + E2, यानी 150 + 120, यानी 270 किलोवाट आवर लिखें या 270 यूनिट लिखें। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कॉस्ट = क्या होगा, टोटल कास्ट = रेट इनटू एनर्जी, और रेट कितना है 6 और एनर्जी कितना है 270, मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 1620 रुपीज़ एक मंथ का चार्ज आएगा, अगर हम लोग ऐसे 2 अप्लायंसेस को निम्न कंडीशंस में अगर यूज़ करते हैं तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। हम 21 क्वेश्चंस को आज देखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज हमने देखा। जनरली हमें इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्या करना होगा, न्यूमेरिकल्स ही देखना होगा, बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वही रिक्वेस्ट है जो बार बार दोहराता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही आपके लिए आसानी होगा। तो बस इसी के साथ आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सबको खुश रखिए, अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए, और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू।